नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो का विषय है शोध विषय का चयन। शोध प्रविधि का पेपर आप पढ़ रहे होंगे तो उसके अंतर्गत जो सेकंड यूनिट है, दूसरी यूनिट है, उसका पहला टॉपिक है शोध विषय चयन। अब जो दूसरी यूनिट है उसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उसके अंतर्गत आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो दूसरी यूनिट है उसके अंतर्गत कुल 5 टॉपिक्स हैं। उन 5 टॉपिक्स में क्या है, या कुल मिलाकर उन 5 टॉपिक्स पर जब आप विश्लेषण कर लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो जब आप उन 5 टॉपिक्स पर विश्लेषण कर लेते हैं तो वो कहलाएगा शोध की पूरी प्रक्रिया। यानी अगर आपसे शोध प्रक्रिया पर विस्तृत विश्लेषण या चर्चा करने के लिए बोला जाएगा तो आप इन 5 टॉपिक्स को बताएंगे, जिनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला है विषय चयन, दूसरा है सामग्री संकलन, और तीसरा है तथ्य विश्लेषण, चौथा है रूपरेखा निर्माण जिसे सिनॉप्सिस भी कहते हैं, और अंतिम है शोध प्रबंध लेखन। तो ये 5 टॉपिक्स हैं और जिस सीक्वेंस में मैंने बताए हैं इसी सीक्वेंस में जो शोध प्रक्रिया के चरण होते हैं वो इसी सीक्वेंस में आते हैं। तो इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना अनिवार्य बन जाता है। आज बात होगी शोध विषय चयन पर, और एक और टॉपिक मैं समेटूंगी इस वीडियो में, वो होगा सामग्री संकलन के संदर्भ में, जिस पर मैं विस्तार से चर्चा कर लूँगी। अब बात कर लेते हैं बिना समय ज़ाये किए शोध विषय चयन पर, यानी किसी भी रिसर्च के टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करेगा कोई भी रिसर्चर या फिर कोई भी आम व्यक्ति। यानी हम आप जो कोई भी अगर रिसर्च करेंगे भविष्य में तो हम रिसर्च के टॉपिक को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, क्या मानक होते हैं, क्या पैमाने होते हैं जिनके आधार पर कोई भी रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है या फिर किसी भी टॉपिक को रिसर्च टॉपिक बनाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो का विषय है शोध विषय चयन और शोध सामग्री संकलन। सबसे पहले बात करते हैं शोध विषय चयन के अर्थ पर। शोध विषय चयन का अर्थ उस समस्या, विचार, क्षेत्र या विषय को चुनना है जिस पर शोधार्थी या शोधक को गहन अध्ययन विश्लेषण करना भविष्य में करना है। यह वह आधार होता है जिस पर पूरा शोध कार्य खड़ा होता है। जाहिर सी बात है, विषय ही आपको नहीं पता होगा तो फिर आप शोध कार्य करेंगे कहाँ पर, शोध कार्य करेंगे किस विषय पर। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो शोध विषय चयन के प्रमुख आधार क्या होने चाहिए, यानी किन मानकों को ध्यान में रखते हुए, ध्यान रखिए किन मानकों, किन पैमानों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी शोध के विषय का चयन करेंगे। तो उसमें पहला पैमाना या पहला मानक आता है शोधार्थी की रुचि और ज्ञान। आप अगर शोधार्थी हैं तो आपका जिस विषय में आप रिसर्च करने वाले हैं उसमें रुचि होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शोध कार्य एक लंबा चलने वाला कार्य है। अगर आपका उसमें विषय में रुचि नहीं होगी तो आप लंबे समय तक एक ही विषय पर कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा बन जाता है उस क्षेत्र में विशेषज्ञता या ज्ञान होना चाहिए आपका। दूसरे पैमाने पर आते हैं। दूसरा पैमाना है जिस विषय में गहरी रुचि होती है उस पर काम करना सरल और आनंददायक होता है, जाहिर सी बात है। तीसरी बात आती है विषय के प्रति लगाव शोध को प्रेरित और लक्ष्यपूर्ण बनाता है। अगर आपका विषय के प्रति लगाव है तो आप बहुत ही प्रेरित होकर, मतलब आपके भीतर मोटिवेशन रहता है निरंतर पूरी शोध प्रक्रिया के दौरान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शोध विषय के प्रति आपकी रुचि और ज्ञान होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विषय की नवीनता को ध्यान में रखते हुए आपको शोध विषय चुनना चाहिए कि विषय कितना नवीन है, यानी उस पर जानकारी, कितनी नई जानकारी भविष्य में, या फिर कह लीजिए मैं फॉर एग्जांपल किसी विषय पर शोध करूं तो मैं पहले ये सोचूंगी या मुझे ये सोचना चाहिए एक अच्छे शोधार्थी के तौर पर कि इस विषय में या इस टॉपिक में मैं क्या नया डाल सकती हूँ, मैं क्या नवीन दृष्टिकोण के साथ में बातों को पेश कर सकती हूँ। तीसरा पॉइंट बनता है सामाजिक प्रासंगिकता, यानी कितना रिलेवेंट है ये विषय जिस पर मैं चयन करूँगी शोध कार्य के लिए। तो शोध विषय समाज के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न, समस्या या आवश्यकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चौथा मानक बनता है शोध सामग्री की उपलब्धता। जाहिर सी बात है, मैंने विषय तो ऐसा चुन लिया जिस पर प्रश्न तो बहुत हैं या फिर मेरे मन में
सवाल उठा। कहते हैं कि जिज्ञासा से ही शोध पैदा होती है, लेकिन जिज्ञासा भी एक दिशा में होनी चाहिए ना। अब दिशाहीन जिज्ञासा है, मेरे दिमाग में कुछ भी अनाप शनाप सवाल पैदा हुआ और मैं चल दी रिसर्च करने, ऐसे संभव नहीं है। मुझे पहले उस विषय के संदर्भ में स्रोत देखने होंगे कि कितने रिसोर्सेज इस विषय के संदर्भ में अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो मैं किन आधारों पर रिसर्च करूँगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए विषय चयन तब मतलब ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, स्रोत सामग्री को देखते हुए, है ना। पुस्तकों, शोध पत्रों, आंकड़े, अभिलेख आदि सुलभ होने चाहिए ताकि शोध कार्य में सामग्री की कमी ना पड़े। 5वां मानक बनता है विषय चयन का विषय की परिभाष्यता और सीमा, यानी क्लैरिटी ऑफ टॉपिक एंड स्कोप। विषय बहुत विस्तृत या अत्यधिक संकीर्ण नहीं होना चाहिए। विस्तृत होगा तो हम उसे समय सीमा के भीतर समेट कर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अत्यधिक संकीर्ण होगा तो उसमें कुछ नवीन चीज़ें हम ऐड नहीं कर पाएंगे। और स्पष्ट रूपरेखा के साथ सीमित और केंद्रित होना चाहिए हमारा रिसर्च का या शोध का विषय। 6वां मानक बनता है मार्गदर्शक की विशेषता। मार्गदर्शक यानी जो व्यक्ति हमें असाइन होगा एज अ मार्गदर्शक, या फिर कह लीजिए जो प्रोफेसर हमें असाइन होगा। जैसे भविष्य में कोई पीएचडी करेगा या फिर जो लोग पीएचडी करते हैं उन्हें कोई एक प्रोफेसर असाइन होता है जो कि उनका मार्गदर्शन करता है। समय समय पर उन्हें जो जानकारी जुटानी होती है, शोध संबंधी जो समस्याएं आ रही होती हैं, वो मार्गदर्शक ही उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो कि विशेषज्ञ होता है उस क्षेत्र में। जाहिर सी बात है, कोई प्रोफेसरशिप में जा चुका है या फिर प्रोफेसर बन चुका है, वो विशेषज्ञ तो है ही। तो उस स्तर पर मार्गदर्शक की विशेषज्ञता को ध्यान में भी रखते हुए हम विषय चयन कर सकते हैं, उससे मार्गदर्शन लेते हुए कि हमें किस तरह का विषय करना चाहिए, इसमें कितना स्कोप है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6ठे पॉइंट की तरफ, या 6ठा स्कोप, या फिर कह लीजिए 6ठा मानक क्या है शोध विषय चयन में। तो अनुसंधान की संभावनाएं, रिसर्च पोटेंशियल, यानी उसमें क्या संभावनाएं हैं, यानी क्या नया करने की संभावनाएं हैं। विषय में नए निष्कर्षों, विश्लेषण की संभावना होनी चाहिए, उसी स्तर पर हमें विषय को चयन करना चाहिए। तो यहाँ पर 7 मैंने मानक बताए हैं जिनके आधार पर विषय चयन किया जाना चाहिए। आपको अगर कोई और मानक लगता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी इन 7 मानकों के भीतर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु समेटने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि एक अच्छा शोध विषय कैसा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो मैंने ऊपर 7 मानक बताए हैं वो अगर मानक किसी भी शोध विषय में निहित हैं तो वो एक अच्छे शोध विषय की श्रेणी में आएगा। बाकी यहाँ पर कुछ मैंने बिंदु लिख दिए हैं जिनके माध्यम से आप चीज़ें जल्दी समझ पाएँ। तो पहला पॉइंट बनता है नवीनता, कुछ नया दृष्टिकोण या विचार प्रस्तुत करता हो हमारा विषय, तो वो अच्छा विषय कहलाएगा। दूसरा पॉइंट बनता है प्रासंगिक, समकालीन, सामाजिक या शैक्षणिक मुद्दों से जुड़ा हुआ हो। तीसरा बिंदु है व्यवहारिक हो, उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हो। चौथा पॉइंट है सीमित, यानी बहुत अधिक विस्तृत ना होकर केंद्रित होना चाहिए और बहुत अधिक व्यापक भी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है नैतिक, शोध नैतिक मूल्यों का या नैतिकता का पालन करता हो। तो 5 ये जो बिंदु यहाँ पर बताए गए हैं, हालांकि ऊपर जो 7 बिंदु बताए गए थे, 7 मानक बताए गए थे, अगर वो किसी भी शोध के विषय में निहित हैं तो वो एक अच्छा शोध विषय कहलाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें बता दी हैं, तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने उत्तर लेखन करते समय। और अगर इस पर पहली बात तो इस एक टॉपिक पर विस्तृत प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स को साथ में लेकर ही प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं मेरे अनुसार। तो जाहिर सी बात है, इतना आपके लिए एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए काफ़ी है। बाकी अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं या ज़रूरत लगे तो आप इसमें उदाहरणों के माध्यम से भी इस उत्तर को बड़ा कर सकते हैं। जितना मैंने बताया उसमें और भी चीज़ें विस्तृत ढंग से या विस्तृत नज़रिए के साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। तो शोध विषय चयन एक विचारशील, सुविचारित, योजनाबद्ध प्रक्रिया है। योजना नहीं होगी तो भविष्य में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विषय जितना उपयुक्त, रुचिकर और व्यवहारिक होगा, शोध उतनी ही सफल और प्रभावशाली होगी। अतः शोधार्थी को यह निर्णय लेने
यह निर्णय लेते समय धैर्य, विवेक और विशेषज्ञों से परामर्श लेना आवश्यक हो जाता है कि उसे कौन से विषय पर शोध कार्य करना चाहिए, ताकि भविष्य में कम से कम शोध समस्याओं का सामना उसे करना पड़े। तो यहाँ पर चर्चा इस टॉपिक पर समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, या फिर कह लीजिए शोध प्रक्रिया के दूसरे चरण की ओर। पहले चरण पर हमने चर्चा कर ली है, जो कि विषय चयन था। दूसरा चरण है सामग्री संकलन। इस पर मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको चीज़ें खुद से बताऊंगी, आप इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। तो सामग्री संकलन, जैसा कि नाम से ही बहुत कुछ ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर सामग्री संकलित की जाएगी। किसके लिए? शोध के लिए। संकलन यानी कि इकट्ठा करना, जोड़ना सामग्री को। अब सामग्री जो संकलित की जाएगी शोध कार्य के लिए, इसको हम 2 स्तरों पर देख सकते हैं, या 2 मानकों के साथ में, या 2 वर्गीकरण इसके कर सकते हैं। तो इसके 2 वर्गीकरण कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो आएगा प्राथमिक सामग्री। मैं जैसे बता रही हूँ, आप चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। प्राथमिक सामग्री को प्राइमरी सोर्सेज कह सकते हैं। दूसरा आएगा द्वितीयक सामग्री। द्वितीयक सामग्री को सेकेंडरी सोर्सेज बोलेंगे, जो कि द्वितीय स्तर पर प्राप्त की जाएगी। नाम से भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। अब द्वितीयक सामग्री को गौण सामग्री भी बोल देते हैं, प्राथमिक सामग्री को प्रधान सामग्री भी बोल दिया जाता है। अब इन पर मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताती हूँ, आप चीज़ें सुनते चलिएगा। आपको जो महत्वपूर्ण लगे आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्राथमिक सामग्री जो है, इसके अंतर्गत बात करें तो प्राथमिक स्तर पर, या फिर कह लीजिए फर्स्ट हैंड, जो शोधार्थी है या शोधक है वो चीज़ें जाकर प्राप्त करेगा, यानी खुद से जाकर साक्ष्यों पर आधारित यहाँ पर चीज़ें उसके पास होंगी जो वो स्वयं से जाकर प्राप्त करेगा प्राथमिक स्तर पर। द्वितीयक स्तर पर चीज़ें जो पहले से ही लिखी जा चुकी हैं, पहले से ही आलोचनाएं लिखी जा चुकी हैं, या समीक्षा ग्रंथ आदि लिखे जा चुके हैं, उन पर आधारित जो सामग्री होगी या जो सामग्री वहाँ से संकलित की जाएगी उसको द्वितीयक सामग्री कहेंगे। अब मैं बात करती हूँ दोनों के भीतर क्या क्या सामग्रियाँ आ जाएंगी या क्या क्या स्रोत इनके भीतर आएंगे। तो प्राथमिक सामग्री की बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा साक्ष्य हो जाएंगे, जो हमने किसी स्थान पर जाकर आँखों से देखे हैं और फोटोग्राफ्स वगैरह लिए हैं, तो फोटोग्राफ्स या फिर आँखों देखे साक्ष्य यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आएगी, हमने स्वयं जाकर साक्षात्कार लिया है किसी भी व्यक्ति से जिसके बारे में हम शोध कार्य या शोध विषय हमारा जिसके बारे में है। जैसे कि समझिए नीलेश रघुवंशी पर हम लेखन कार्य कर रहे हैं, तो जो कि अभी जीवित हैं, जिनका जाकर हमने साक्षात्कार लिया और वहाँ से हमने कुछ जानकारी जुटाई, वो प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। अब बात करते हैं द्वितीयक सामग्री पे। तो द्वितीयक सामग्री जाहिर सी बात है जो पहले लिखी जा चुकी, हम वहाँ से चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो द्वितीयक सामग्री में पहली बात तो आ जाएगी जो पहले शोध कार्य हो चुका है, यानी पहले हो चुके शोध कार्य या फिर शोध प्रबंध, या फिर कह लीजिए जिन विषयों पर पहले शोध कार्य हो चुका है उन शोधार्थियों के शोधों की मदद लेना या शोध कार्य की मदद लेना, तो द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत ही आएगी। दूसरी बात इसके अंतर्गत आ जाएगी, किसी सरकारी संस्था द्वारा जनगणना आदि की जाती रहती है, या फिर कई ऐसे कार्य होते हैं जो व्यापक स्तर पर होते रहते हैं, तो वहाँ से भी हम मदद ले सकते हैं अगर हमारा विषय वैसा है। तो यहाँ से भी हम सरकारी दस्तावेजों से भी मदद ले सकते हैं, जो कि द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत आएगी। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाएगा पत्र पत्रिकाएं या फिर आलोचना या समीक्षात्मक ग्रंथ। तो इस तरह से आप इसको वर्गीकृत करके विस्तार से बताएंगे और उदाहरण भी देंगे, ताकि आप इस टॉपिक को ज़्यादा विस्तृत तरीके से बता पाएँ अगर इस पर कोई टिप्पणी आदि पूछी जाती। वैसे अगर 2 या 3 टॉपिक्स साथ में मिलाकर कोई विस्तृत प्रश्न बनता है तो आप जितना मैंने बताया है उसको भी अगर लिख कर आएंगे तो वो आपके लिए बहुत मतलब कह लीजिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ें समाप्त करती हूँ मैं। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए। तो इस वीडियो में मैंने 2 टॉपिक्स पर चर्चा की है, जो कि मुख्य प्रक्रिया या फिर कह लीजिए मुख्य चरण है शोध प्रक्रिया के, पहला चरण और दूसरा चरण, इन पर चर्चा इस वीडियो में हो गई है। बाकी बात करूं शोध प्रविधि पेपर से संबंधित मैंने कई वीडियोस या फिर कह लीजिए लगभग पूरा जो पेपर है जितना सिलेबस है लगभग 90% तो मैंने कवर कर दिया है। चैनल पर जाकर आप चेक करिए, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और जो टॉपिक्स नहीं कवर किए उनको मैं जल्दी ही 1-2 वीडियोस के माध्यम से कवर कर दूंगी।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको शोध प्रविधि पेपर से संबंधित। अगर वीडियो ढूंढने में कोई समस्या हो रही है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी। साथ ही साथ यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए और साथ में मेरा या मेरे चैनल का नाम डाल दीजिए, आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी। बाकी अगर आपको लगता है इस चैनल से आपकी मदद हो रही है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस स्तर तक आपकी मदद कर पाने में सक्षम हूँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने साथियों को चैनल से अवश्य जोड़ें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।